जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के 15 लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 14 लेक्चर आए हैं, आई होप आपने वो 14 के 14 देखे होंगे। और दोस्तों आज से हम लोग कुछ एलिमेंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ रासायनिक पदार्थ, तो उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि उनके क्या यूजेस रहते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर उनके यूजेस पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आज से हम लोग उन एलिमेंट्स के यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके उपयोगों के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए आप लोग, और लाइक कर दीजिए मेरे अभी इस वीडियो को। और बेल आइकन आ रहा होगा नीचे, उस पर भी क्लिक कर दीजिए आप लोग, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन। आज हम लोग हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। और दोस्तों जो इसका उपयोग किया जाता है वो वनस्पति तेल तथा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन अवश्य पाया जाता है। जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, मिथेन ले लीजिए, तो मिथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथेन के साथ जो हाइड्रोजन पाया जाता है, या आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए उसमें हाइड्रोजन अवश्य पाया जाएगा, आपको कार्बन के साथ अवश्य देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा उपयोग होता है अम्लों के निर्माण में किया जाता है। जैसे कि आपको पता है जो अम्ल होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, तो HCl में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। वहीं पे हम लोग दूसरे अम्ल की बात करें तो जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। अगर और हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड, जैसे कि आपको पता है कि HNO3, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन आ रहा है। तो एसिड निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। धातुकर्मीय प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। और इसके बाद आणविक हाइड्रोजन का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है, तो वेल्डिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आज साइंटिस्ट ऐसा उपकरण बनाने में लगे हैं या फिर ऐसी चीज़ें बनाने में लगे हैं जिसका हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि जितने भी समुद्र का पानी होता है वो मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। क्योंकि आपको पता है जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगी और इसी हाइड्रोजन का यूज़ हम ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट इसका उपयोग ईंधन के रूप में करने के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो हमारे पास हाइड्रोजन के भंडार पड़े हुए हैं, क्योंकि वाटर हर जगह पाया जाता है और हमारे अर्थ पे लगभग 71% वाटर है, तो हाइड्रोजन की हमारे पास कमी नहीं है। तो आपको याद रखना है इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है रॉकेट में, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में भी उपयोग हो सकता है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसकी खोज में कि किस प्रकार इसको हम लोग एक ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो सूरज का ताप का मुख्य स्रोत है वो हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। और दोस्तों इससे पहले मैंने एक लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि एलिमेंट्स जो होते हैं क्या वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्या पोटेशियम में चेंज हो सकता है या फिर आयरन कॉपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, अगर उनको हम लोग उस विधि से बना लें। क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है, जो आपने सूरज की जो रिएक्शन देखी होगी तो उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो तत्व होते हैं यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी दूसरे एलिमेंट्स में परिवर्तित हो सकते हैं, यानी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन का कि इसके उपयोग क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग इसके कुछ यौगिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर। और दोस्तों इसके हम लोग ज़्यादा यौगिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके कई यौगिक हैं। तो सबसे पहले उसमें जो सबसे उपयोगी है वो वाटर, जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों जो वाटर की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होती है। और दोस्तों जो वाटर का क्वथनांक होता है यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी अन्य कार्बनिक द्रवों के अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। जैसे कि आप अल्कोहल की बात कर लीजिए, पेट्रोलियम की बात कर लीजिए, तो उनकी अपेक्षा इसमें काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी के अलावा जो जल होता है उसका तापीय चालकता और उसका जो पृष्ठ तनाव होता है, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है। और दोस्तों इन्हीं सभी गुणों के कारण जो जल होता है विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं जल को कठोर बना देते हैं। और जल की कठोरता 2 तरह की होती है दोस्तों, एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। और दोस्तों जो अस्थायी कठोरता होती है उसको नॉर्मली हम लोग उबाल कर दूर कर सकते हैं, परंतु जो स्थायी कठोरता होती है उसको उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। और उसको दूर करने के लिए कई रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको
जितना मैंने जल के बारे में समझाया उतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जल की कठोरता और उसको दूर करने के कारण यानी उसके निवारण के कारण। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जल की कठोरता, वहाँ पे आप अस्थायी जल और स्थायी जल देख रहे हैं और यहाँ पे कारण दिए हुए हैं कि किस कारण वो कठोर होता है और यहाँ पे उसके नीचे निवारण दिए गए हैं कि किस तरह से हम लोग उसको कठोर से हम लोग साधारण पानी में बदल सकते हैं यानी मीठे पानी में उसको बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अस्थायी कठोरता की बात करें तो दोस्तों जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के जो बॉक्साइड होते हैं उनके कारण होती है। तो आपको याद रखना है जो कैल्शियम बॉक्साइड और जो मैग्नीशियम बॉक्साइड के जो उनके आयंस होते हैं उनके कारण ये होते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली उबाल कर इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों उबालने से जो बाइकार्बोनेट अघुलनशील लेवल में परिवर्तित हो जाते हैं जिसके कारण वो नीचे आके सतह पे बैठ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि जो अस्थायी कठोरता होती है उसको किस तरह से उसका निवारण किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्थायी कठोरता की। तो दोस्तों जो जल में स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट्स के कारण होती है और इन्हीं की उपस्थिति के कारण कठोर जल बन जाता है। क्योंकि आपको पता है जो समुद्र का पानी होता है वो कठोर जल में आता है और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा बॉक्साइड्स भी पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो इसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट द्वारा इसको उपचारित किया जाता है। और दोस्तों इससे जो सोडियम कार्बोनेट के उपचारित करने से अघुलनशील कार्बोनेट एवं क्लोराइड में परिवर्तित हो जाते हैं और नीचे आके जम जाते हैं और जिसके कारण उसकी स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो आपको यहाँ पे स्थायी कठोरता के निवारण और अस्थायी कठोरता के निवारण में भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए अस्थायी कठोरता किस कारण होती है। तो आपको बताना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। और स्थायी कठोरता क्यों होती है तो आपको बताना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। और वहीं पे अगर निवारण की पूछा जाए तो अस्थायी कठोरता का निवारण हम लोग उबाल कर करते हैं और जो स्थायी कठोरता होती है उसके हम लोग सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवा के उसको दूर करते हैं। तो आपको ये पूरी चीज़ें याद रखनी है। और दोस्तों अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसमें हम लोग जो हाइड्रोजन के टाइप्स होते हैं यानी कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं हमारे इस पृथ्वी पे उनके बारे में बात करने वाले हैं या फिर कितने प्रकार के हाइड्रोजन की खोज हो चुकी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला हो गया प्रोटियम जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो 1 होता ही है परंतु इसका जो परमाणु भार होता है वो 2 होता है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर रहे हैं इसलिए आप देख रहे होंगे जितने भी इसके जो एटॉमिक नंबर्स हैं यानी जो परमाणु क्रमांक है वो सब में एक ही है परंतु इसके जो परमाणु भार है वो अलग अलग है यानी हम लोग आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं समस्थानिक की बात कर रहे हैं। और जो इसका तीसरा टाइप है वो होता है टाइट्रियम। तो दोस्तों जो टाइट्रियम होता है इसका जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है वो तो 1 होता है परंतु जो इसका एटॉमिक मास होता है यानी इसका जो परमाणु भार होता है वो 3 होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किस प्रकार से न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप जो हाइड्रोजन देख रहे हैं इसके अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बात करें तो आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है कि इसका जो एटॉमिक मास होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आप घटा दीजिए यानी जो इसका परमाणु क्रमांक होता है इसके परमाणु भार में से घटा दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटियम की बात करते हैं। तो जैसा कि इसका परमाणु भार आप देख रहे हैं 1 होता है और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है अर्थात इसमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी वो 0 होगी। यानी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और यहाँ पे बन गया कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है या फिर ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है यानी 0 होती है। तो आप बता सकते हैं कि प्रोटियम जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या 0 होती है। और दोस्तों अगर नॉर्मली भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता तो आप तब भी हाइड्रोजन ही लगा के आएंगे। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्यूटेरियम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास है यानी परमाणु भार है वो 2 होता है और जो इसका परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है अर्थात इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो 1 होगी। और वहीं पे अगर हम लोग बात की जाए तो टाइटियम तो इसका जो परमाणु भार होता है वो 3 होता है यानी एटॉमिक मास 3 होता है और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। तो इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 2 होती है। और दोस्तों जो इसका जो टाइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है तो दोस्तों जो टाइटियम होता है यह रेडियो एक्टिव होता है यानी यह रेडियो विकिरण को उत्सर्जित करता है और जिसके कारण कैंसर होने की संभावना होती है। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में लगभग सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि हाइड्रोजन के क्या उपयोग होते हैं, जल किस तरह का
होता है, जल की कठोरता क्या होती है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए आप लोग अभी, और इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा मैंने बायो एक वीडियो में कवर किए और वो मात्र 4 घंटे की वीडियो है, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। आपकी पूरी बायो कवर है, उसमें जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे कवर हो जाएंगे। और उसमें मैंने एसएससी और रेलवे और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि साइंस सब में कॉमन होती है, तो उसके हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए, उसमें इंपॉर्टेंट मैंने पूरे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।